मैंने प्रिंटिंग बिजनेस स्टार्ट किया था अराउंड $8 से $9,000 के अंदर। आपका प्रिंटिंग में कुछ एक्सपीरियंस नहीं है? देखो सिंधी हूँ यार। वो तो बिजनेस चलो तो मैंने ब्लड कभी में है। बिजनेस किया नहीं, लेकिन चलो ठीक है, वो हम में रहता है, एक तरीके का फ्लैर रहता है, हमारी भी जवानी बनी रहती है। ये भी है। और थोड़ा हमको उनको अंडरस्टैंड करने का एक चांस भी मिल जाता है, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, दैट्स हाउ यू लर्न, एंड वो फिर इम्प्लीमेंट होता है बिजनेस में। क्योंकि दे आर द राइजिंग बिजनेसमैन। इसका फ्लो कैसे चलाते हो आप? फॉर एग्जांपल आई एम बेसिकली नाउ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। कोई प्रिंटिंग कंपनी में कोई भी फ्री आर्ट वर्क नहीं करता, ये सबसे बड़ा मिथ है। इंक्स में एक्चुअली प्लास्टिसोल आता है आजकल, तो लाइक जो आज के टाइम में इस इंडस्ट्री में या सर्विस इंडस्ट्री में स्टार्ट करना चाहे, उनके लिए कोई एडवाइस स्पेसिफिकली इफ दे वांट टू स्टार्ट इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री या कोई भी सर्विस इंडस्ट्री? Welcome back to another episode of Real Talks with Rohit Jayachand. Today we have a fascinating guest, Kapil Rajas, mastermind behind Shivam Printing. From printing business cards to creating a unique custom designs, Kapil has built a thriving business in competitive market. And in this episode, we will discuss his journey, how he built Shivam Printing. Let's welcome Kapil Rajas in our studio. Thank you हेलो। so much for coming by. कैसे हो आप? बस एकदम ठीक ठाक, थैंक यू आपको और आपके व्यूअर्स को भी। Our pleasure, bhai, to have you in our studio. Let's start with your journey. कैसे आप शिवम प्रिंटिंग तक पहुंचे? Most people know you from शिवम प्रिंटिंग, बट आज हम जानना चाहेंगे उससे पहले की जर्नी। उसके पहले की जर्नी एक्चुअली में प्रिंटिंग जितनी एक्साइटिंग नहीं थी। स्टार्ट किया था एज एन अकाउंटेंट, तो बेसिकली मैंने इंडिया में अकाउंटेंसी की थी, फिर 4-5 साल मैंने बॉम्बे में काम किया। जी। उसके बाद में दुबई गए, वहाँ पर भी 6-8 साल किया। यहाँ पर माइग्रेट हुए एज अ ऑडिटर, और पहले मेरी जॉब भी अकाउंटेंसी में ही थी। देन ऑल ऑफ द सडन कुछ ऐसा बना कि साइड में काम चालू करना था, कुछ ना कुछ साइड इनकम चाहिए थी, फैमिली यंग थी और मैं भी काफ़ी यंग था, तो जोश काफ़ी था। तो फिर मैंने पहले कुरियर वगैरह का काम चालू किया। Okay. और बस फिर कुरियर करते और काउंसिल में भी जॉब लगी थी। फिर एक बार ऐसे ही जस्ट मन में ऐसा था नहीं कि प्रिंटिंग चालू करूं, बट फॉर सम रीज़न किसी प्रिंटर ने मुझे हार्ड टाइम दिया और फिर मैंने उसको ऐसे ही कह दिया कि मैं भी प्रिंटिंग करूंगा, और फिर चालू हो गया सफ़र वहाँ से शिवम प्रिंटिंग का। That's the only reason जिसने आपको इंस्पायर करा प्रिंटिंग में आने के लिए? इंस्पायर तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसा कहूँगा कि ये नियति थी, क्योंकि मैंने कभी प्लान नहीं किया था। इट वाज कभी मेरा ऐसा विचार भी नहीं था। हाँ, मैं अकाउंटेंसी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड था। ट्रांसपोर्टेशन मुझे अच्छी लगने लगी बिकॉज वो भी अच्छा प्रॉस्पर कर रहा था। लेकिन ऑल ऑफ द सडन पता नहीं, जब बोलते हैं ना कि समटाइम्स अ प्रोफेशन चूजेस यू, तो Yeah. मुझे लगता है शायद मेरे साथ में ऐसा ही कुछ हुआ। जब आपने भाई शिवम प्रिंटिंग सेटअप करा, आई थिंक इट इज समवेयर अराउंड 2005-6, यस। 2005-6 में, तब कोई चैलेंजेस आए आपको सेटअप करने में? इट्स नॉट मतलब इजी टास्क, स्पेशली प्रिंटिंग मशीन्स एंड ऑल। चैलेंज तो वो टाइम पे सिर्फ एक ही होता था कि टू प्रोक्योर द गुड्स एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस, क्योंकि कभी भी कोई भी नया बिजनेस चालू करो तो सप्लायर्स आपको बहुत ही डाउट से देखते हैं। तो एक तो अपफ्रंट पेमेंट देनी पड़ती है, कैश फ्लो, नए बिजनेस को कैश फ्लो प्रॉब्लम्स काफ़ी आते हैं, तो अपफ्रंट पेमेंट दो, फिर प्राइस के लिए आर्ग्यू करो। तो ये सारी मेरे ख्याल से वो सारे बिजनेसेस को आते ही होंगे जब वो स्टार्ट करते होंगे। अच्छा जी। इफ वी टॉक अबाउट उस टाइम पे प्रिंटिंग का काम सेटअप करने में, फाइनेंशियली इफ वी टॉक के कितनी की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी थी आपको? एक्चुअली में आपको सरप्राइज होगा कि मैंने प्रिंटिंग बिजनेस स्टार्ट किया था अराउंड $8 से $9,000 के अंदर।
सिर्फ 8-9 हज़ार भाई? हाँ, सिर्फ 8-9 सबकी सेकेंड हैंड मशीनें यहाँ वहाँ से उठा के और लेके आया था। और एक भले प्रोडक्शन मशीन थी लेकिन हम्म। सब दम तोड़ने आई थी। उनका एंड ऑफ द टाइम चल रहा था, तो उस हिसाब से और छोटा मोटा लेके एक छोटी सी कैबिन के अंदर ही मैंने चालू किया होगा। आपका प्रिंटिंग में कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, राइट? मेरा डिज़ाइनिंग मैंने किया हुआ था जब शुरू में, जब मैं इंडिया में एज एन अकाउंटेंट जॉब करता था। तो वहाँ पर मैं जिस कंपनी के लिए काम करता था वो एलन सोली और एंगलर के लिए गारमेंट्स डिज़ाइन करते थे और मुझे और मैन्युफैक्चर भी करते थे, लेकिन मुझे स्पेक चार्ट समझ में नहीं आते थे। हम्म। तो उस टाइम में मैंने बांद्रा से मैंने ये डिज़ाइनिंग कोर्स किया था और जस्ट ओनली टू अंडरस्टैंड, तो कुछ खास सर्टिफिकेशन भी नहीं ली थी। खाली नॉलेज लिया था और थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया किया था मैंने डिज़ाइनिंग में। बिजनेस की नॉलेज थी आपको? पहले कभी करा था बिजनेस का, और दिस इज द फर्स्ट बिजनेस यू डन? देखो सिंधी हूँ यार। वो तो बिजनेस चलो तो मैंने ब्लड कभी में है। बिजनेस किया नहीं, लेकिन चलो ठीक है, वो हम में रहता है, एक तरीके का फ्लेयर रहता है कि बिजनेस कर ले। लेकिन मैंने बहुत ही कैलकुलेटेड और बहुत ही हम्म। धीरे इसमें स्टेप इन किया था ओके। कि मैंने ऑल ऑफ द सडन ऐसा जंप नहीं किया था, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी थी। तो एज अ पार्ट टाइम यानी एक्स्ट्रा आवर्स लेट बैठ के, यानी अपना जॉब के बाद अराउंड रात को 10, 11, 12 समटाइम्स ओवरनाइट भी काम किया हुआ था टू जस्टिफाई द वर्क एज वेल। हम्म। तो कम इन्वेस्टमेंट थी और लॉन्ग आवर्स मैंने काम किए थे, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा की काम कर गया। pretty much with every entrepreneur जो कोई भी नई इंडस्ट्री में स्टार्ट हो रहा है, तो उसके साथ ये चीज़ होती है कि यू हैव टू एंड अप गिविंग मोर आवर्स इंस्टेड ऑफ until unless हाँ आपके पास बहुत सा कैपिटल है, यू कैन स्टार्ट इट, फिर डिफरेंट बात है। तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री भाई, जैसे हम सबको ही पता है कि बहुत कम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, तो शिवम प्रिंटिंग ऐसा क्या करती है जो बाकी सबसे अलग ही दिखती है? शिवम प्रिंटिंग ने, जैसे प्रिंटिंग एक बहुत ही जनरल टर्म है, हम्म। तो शिवम प्रिंटिंग ने एक्चुअली में प्रिंटिंग के साथ साथ ब्रांडिंग को भी अडेप्ट किया इवेंचुअली, स्लोली, धीरे धीरे। जैसे कि प्रिंटिंग के बाद हमने साइनेजेस का काम स्टार्ट किया, साइनेजेस के बाद हमने गारमेंट पे प्रिंटिंग और एम्ब्रॉयडरी का काम स्टार्ट किया, उसके बाद में हमने प्रमोशनल प्रोडक्ट्स पे भी प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी, फिर व्हीकल डिकैलिंग, फिर इवेंट्स के लिए प्रिंट करना। तो स्लोली स्लोली हम लोगों ने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि एक ही पर्टिकुलर स्ट्रेंथ पे यू कैन नॉट सर्वाइव। तो और मार्केट भी चेंज हो रही है, डिमांड्स चेंज हो रही हैं, काफ़ी कुछ डिजिटल हो रहा है, बट स्टिल मेरे ख्याल से प्रिंट मीडिया, एनी डिजिटल मीडिया इवन टिल डेट विल नीड अ प्रिंट मीडिया टू प्रमोट देम। तो भाई जैसे आपने बात करी मार्केट एडवांसमेंट में की, यू हैव ओपन इन 2005-6 के आसपास, राइट? टिल टुडे बहुत सारी एडवांसमेंट आई हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी को लेके तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आई है हर इंडस्ट्री में। तो आप कैसे कोप अप कर रहे हो उसके साथ, मतलब स्पेशली विद योर इंडस्ट्री? सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे इंडस्ट्री में रहता है वो रहता है डिज़ाइनर्स के साथ, क्योंकि टेक्निकल एडवांसमेंट तो जैसे जिनकी इक्विपमेंट्स रहते हैं उनके सेल्स रेप आपको आके आपको हमेशा प्रॉम्प्ट करते ही हैं, जी। गो फॉर दिस। तो मेन होता है कि लोगों की चॉइस ऑफ फ्लेयर कैसे चेंज होता है, कि अगर आप कंपेयर करें हमारी जनरेशन या हमारे हमसे पहले वाली जनरेशन और हमसे यंगर जनरेशन, तो आर्टवर्क और लाइकनेस और ट्रेंड काफ़ी चेंज होता है। हाउ मैंने कैसे उसको अडेप्ट किया, थोड़ा मुश्किल चैलेंजिंग काम है, बट आई वी स्टार्टेड रिक्रूटिंग यंगर स्टाफ, जो थोड़े यंग लड़के हो, तो इससे हमारी भी जवानी बनी रहती है। ये भी है। और और थोड़ा हमको उनको अंडरस्टैंड करने का एक चांस भी मिल जाता है, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, दैट्स हाउ यू लर्न, एंड वो फिर इम्प्लीमेंट होता है बिजनेस में उस क्योंकि हिसाब से। दे आर द राइजिंग बिजनेसमैन। इसका फ्लो कैसे चलाते हो आप? फॉर एग्जांपल आई एम बेसिकली नाउ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। ठीक है, आपने प्रिंटिंग जब आपने स्टार्ट करी, यू सेड कि आप अकेले ही कर रहे थे। विद द ग्रोइंग क्लाइंटल आपने स्टाफ भी हायर करा, सो हाउ डू यू स्ट्रक्चराइज योर स्टाफ?
आज के टाइम में अगर बात करें तो? आज के टाइम में जैसे रिसेंटली हमने किया, हमारे जैसे आईटी में अच्छे फ्रेंड हैं, इंक्लूडिंग आप जैसे लोग हो जो गाइड करते हैं हमको कि भाई हमने तो कभी प्रेस्टा का भी नाम नहीं सुना, हमने तो कभी वर्डप्रेस का भी नाम नहीं सुना, बट लाइक देयर आर पीपल जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दे आर नॉट शाय, वो आपको अच्छे से गाइड भी करते हैं और यू टेक द एडवांटेज ऑफ देयर नॉलेज, दे हेल्प यू बिकॉज इसी को ही साथ में म्यूचुअल ग्रोथ कहते हैं। शुरुआत में तो जैसे ही एनी लाइक सिंगल हैंडेड कंपनी होती है, तो जो भी आपको क्वेरीज या इंफॉर्मेशन आई वह मैं खुद एक्सेस करता था, उनको रिप्लाई भी करता था, प्रिंट और प्रोडक्शन सब खुद ही करता था। बट एज एन एज जैसे टाइम चलता गया, काम थोड़ा ठीक ठाक होते गया, तो और लोग आते गए, तो फिर मुझे स्ट्रक्चरिंग और जैसे हमारे टेक्निकल लोग, आप जैसे दोस्त लोगों ने जो हमको अच्छा एक्सपोजर या गाइडेंस देते हो, उस हिसाब से वी अडेप्टेड द मॉडर्न वे, विच इज़ लाइक अभी कोई भी इंक्वायरी आती है जैसे, तो मैं अभी डायरेक्टली प्रोसेस नहीं करता हूँ, मैं सीआरएम सिस्टम में डाल देता हूँ, जहाँ से हमारे एडमिन वाले भी उसी में डालते हैं, कोई भी इंक्वायरी क्वेरी आती है उसको फिर अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी हमारे डिज़ाइनर्स एक्सेस करते हैं। अगर कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो वो दे अपडेट देम, अगर इफ़ इट्स गुड टू गो देन इट गोज़ फॉर अकाउंटिंग, इनवॉइसिंग जाती है प्रॉपर, एक बार इनवॉइस पेमेंट हो गया, आर्ट वर्क कंफर्म हो गया, गोज़ इनटू प्रोडक्शन। तो काफ़ी गुड अभी चैनलाइज हो गया है, तो मोस्टली वी आर यूजिंग अ गुड चैनल और सीआर सिस्टम यू कैन से। दैट्स एक्चुअली अ ग्रेट वे मेरे हिसाब से स्ट्रक्चराइज करने की, कि प्रॉपर एक प्रोडक्शन प्रोसेस बना हुआ है आपका फिर उस हिसाब से, विच इज़ एक्चुअली गुड। अगर किसी को भी नॉलेज इस चीज़ पे हो या जिसको नहीं भी है, दे कैन एक्चुअली स्ट्रक्चराइज देयर बिजनेस इन दिस वे एज वेल। इसका एक और एक एडवांटेज भी होता है, क्योंकि जब आप इतने लॉन्ग टर्म से काम जी। कोई भी बिजनेस ऑपरेट करते हो, तो तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जो आपका डायरेक्ट नंबर जानते हैं, तो और उनको भी हमको किसी को भी नाराज़ नहीं करना है, एंड बट हमको अपनी सर्विस क्वालिटी को भी मेंटेन करना होता है, टोटली एग्री। क्योंकि अगर हम रैंडमली बीच में किसी का भी ऑर्डर उठाते हैं, तो नीदर वी कैन हेल्प हिम नॉर द पर्सन हु वाज ऑलरेडी देयर इन द क्यू। तो इसके साथ भाई, सीआरएम की बात कर रहे हो, व्हेन यू यूजिंग अ सीआरएम टू लाइक स्ट्रक्चराइज योर होल प्रोसेस, सीआरएम ने आपको कैसे हेल्प करा इन अ गुड वे एंड बैड वे? क्या फायदे नुकसान रहे आपको सीआरएम के? देखो, इनिशियली सीआरएम जो हमको पहले मार्केटिंग में दिखाया जी। जाता है, तो खाली यूजेस और उसके एडवांटेजेस दिखाया जाता है। द चैलेंज विद द सीआरएम इज टू इंटीग्रेट दैट सिस्टम इन विथ योर रेगुलर सिस्टम, जैसे आपके ईमेल, जैसे आपकी वेबसाइट्स हो गई या थिंग्स लाइक दैट। तो इंटीग्रेशन इज लिटिल बिट चैलेंजिंग। तो सबसे पहले आप इंटीग्रेट करोगे तो उनके जनरल फंक्शंस होते हैं। एवरी सीआरएम सिस्टम हैज अ गुड adaptability, like you can modify as per your industry and requirement। तो आप अपनी स्ट्रक्चरिंग जैसे आप चाहते हो, आपका वर्क फ्लो जी। या आपका कस्टमर फॉलोअप जैसे जाए, उस हिसाब से आप अपने सिस्टम को चेंज कर सकते हो। बट इट टेक्स टाइम, क्योंकि ये सब रियलाइजेशन ऑन द स्पॉट नहीं आता है। इनिशियली थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है और आपको ऐसा लगता है कि it's actually taking more time to get the things done than before, राइट। but slowly when you are accustomed to the system, और जब आप इसको इसकी फंक्शनैलिटी को धीरे धीरे आप अपने हिसाब से आप मोल्ड करते जाते हो, तो ये बहुत यूजफुल हो जाती है। ये समथिंग थोड़ा पेशेंट रहना पड़ता है, लॉन्ग रन के लिए है। एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही भाई, अपना आज के टाइम पे जैसे इंडस्ट्री बहुत चेंज हो रही है, मोस्ट पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स डिजिटल साइड ऑफ एवरीथिंग, प्रीटी मच प्रिंटिंग में भी बहुत कम लोग हैं जो प्रिंटिंग की तरफ जा रहे हैं आज के टाइम में, स्पेशली नए एंटरप्रेन्योर्स। कई तो इस चीज़ पे अभी भी फोकस कर रहे हैं और कई दे आर ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम प्रिंटिंग। आपके हिसाब से ये ट्रेंड कितना चेंज हुआ, और प्रिंटिंग डिमांड वही है जो पहले थी, और बढ़ी है या कम हुई है? देखो, अगर अगर आप वॉल्यूम वाइज बात करें, लाइक हम्म। एक जनरल प्रिंटिंग है, जैसे आपके फ्लायर्स या ब्रोशर्स हो गए, जी। तो उनकी डिमांड कम हुई है। पहले लोग 100,000 तक प्रिंट करवाते थे, वही लोग आज 5,000 10,000 ही प्रिंट करवाते हैं। राइट।
डिजिटल मीडिया आने से भले ये एक चैनल थोड़ा सा स्लो हो गया, लेकिन काफ़ी ब्रांडिंग के दूसरे चैनल्स हैं जो हमने अडेप्ट किए, जैसे कि गारमेंट्स हो गए, साइनेजेस हो गए। उसमें भी काफ़ी रेवोल्यूशन आया है, प्रिंट टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन आया है। लोग अपने बिजनेस को कैसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। इवन आप सोशल मीडिया में भी वही करोगे, डिजिटल मीडिया में वो करोगे, प्रिंट मीडिया में भी वही करोगे। बट पहले तो सिर्फ एक ही चैनल यूज़ होता था, प्रिंट मीडिया। अभी ऑप्शंस बढ़ गए हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक थरो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके टी शर्ट्स हो गई, आपकी गाड़ी की डिटेलिंग हो गई, जी। और उसमें यू गो विथ योर कैप्शन, जैसे कि द मोटो ऑफ योर बिजनेस। तो बेसिकली देखा जाए तो दे गो इन हैंड। भाई जब आप मेंशन कर रहे हो कि टी शर्ट्स वगैरह गारमेंट्स आपने प्रिंट करने शुरू करे, सो डज दैट मीन्स कंपनी यूनिफॉर्म्स? नॉट ओनली कंपनी यूनिफॉर्म्स, कॉर्पोरेट वेयर हो गया, ओके। फिर आपके मेडिकल वेयर, आपके कोई भी प्रोफेशनल जैसे ऑटोमोटिव के गारमेंट्स हो गए, जी। सलून के गारमेंट्स हो गए, शेफ के हो गए, तो इट राइट। कवर अप्स अ होल एरिया एक्चुअली। प्रिंटिंग वर्ल्ड में आपको लगता है ये मिथ है, बट दैट इज नॉट ट्रू? जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जो एक ही मिथ है विच इज़ नॉट ट्रू, इस भाई साहब ये हमारे लिए फ्री आर्ट वर्क कर रहे हैं। कोई प्रिंटिंग कंपनी में कोई भी फ्री आर्ट वर्क नहीं करता, ये सबसे बड़ा मिथ है। अगर वो आपको आर्ट वर्क के चार्जेस नहीं करेगा तो वो प्रिंटिंग में जरूर लगाएगा। ये चलो, आई वुड से दिस इज नॉट जस्ट फॉर प्रिंटिंग इंडस्ट्री, ये हमारे आईटी या डिजाइनिंग इंडस्ट्री में भी सेम ही है। समटाइम्स कस्टमर्स कम्स एंड से कि अच्छा यार, इस पे कौन सा टाइम लग रहा है, जी 2 मिनट का काम है। नहीं, लेकिन मैं अभी इस पे एलाबरेट करता हूँ। क्या होता जी। है कि जब समझो भले कोई भी एंटिसिपेट करता है कि जी। ये 2 मिनट का जॉब है, तो उस 2 मिनट को जॉब करने के लिए एक सॉफ्टवेयर को हम लोग एनुअली पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। उस हिसाब से उसको स्टडी करनी पड़ती है, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह टोटली एग्री। कोर्स एक्ट करना पड़ता है। इतना कुछ करने के बाद 3-4 साल का काम करने के बाद, मेंबरशिप भरने के बाद, वो उसके बाद उसके पास वो टूल्स आते हैं कि वो आपका काम 2 मिनट के करें। तो वो 2 मिनट के पीछे तो 3 साल की मेहनत है, वो कोई नहीं वो देखता। कोई नहीं देखता। एंड इवन दो भाई, जिस बंदे ने 3 साल लगा के अपनी क्रिएटिविटी जनरेट करी है उस पर्टिकुलर जॉनर में, चाहे वो डिजिटल मीडिया की डिज़ाइनिंग है, चाहे लोगो डिज़ाइनिंग है, या कुछ भी है, वो नहीं मिलती। यू कांट गेट इट इन 2 मिनट्स। तो उसी चीज़ का वो बंदा चार्ज कर रहा है आपको। ये आई टोटली एग्री विद यू। इस पे भाई अभी आजकल जैसे ट्रेंड में चल रहा है कि इको फ्रेंडली पेपर या फिर इको फ्रेंडली पॉलीथीन्स, आप लोगों ने अपनी इंडस्ट्री में या अपने बिजनेस में ऐसा कुछ यूज़ करना शुरू करा है, या ऐसा कुछ प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू करा है? इसके दो हैं कि हाँ, पेपर आता है, इको फ्रेंडली पेपर आता है। जी। काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। काफ़ी कंपनियां ट्रेंड करती हैं टुवर्ड्स इको फ्रेंडली कि यूज़ करें हम्म। पेपर। फिर प्राइस देख के वो लोग अपना ऑप्शन चेंज कर देते हैं। हम्म। नॉट ये सुनने में अच्छा लगता है, बट नॉट मेनी कंपनीज एक्चुअली डू दैट बिकॉज ऑफ द कॉस्ट दैट्स इन्वॉल्व टू गो, लाइक रिसाइकिल पेपर, जो कि ज़्यादा महंगा होता है। जो मेरा कंट्रीब्यूशन है जो मैं कर सकता हूँ, तो जैसे सोलर लगा दिया, फिर इको फ्रेंडली इंक्स वाले मशीनें हमने, या इको फ्रेंडली इंक्स हम लोग लेते हैं। ओके। दैट्स द मैक्सिमम थिंग मेरे ख्याल से हम लोग कर सकते हैं। बाकी अगर इको फ्रेंडली पेपर तो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंक्स, तो इंक्स कैसे काम करती हैं इको फ्रेंडली? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में आपने स्पेसिफिकली मेंशन करा इंक्स। इंक्स में एक्चुअली प्लास्टिक सॉल आता है आजकल। तो लाइक पहले जैसे टू मेक देम यूवी आपको लैमिनेशन करना पड़ता था, जी। आजकल इंक्स ही आती हैं विद यूवी। तो बेसिकली दे आर द इंक्स आर मेड फ्रॉम द रिसाइकल सॉर्ट ऑफ प्लास्टिक। द ओके। कलर्स आर मेड, जिसको प्लास्टिक सोल, हाँ ओके। द मेंटेनेंस उनका मशीन्स का काफ़ी हाई रहता है, बिकॉज दे क्लॉग, जो नोजल होता है प्रिंट का, वो क्लॉग बहुत जल्दी हो जाता है प्लास्टिक सोल अगर ड्राई अप होता है तो। बट नाउ डेज द न्यू मशीन्स आर सो गुड दैट दे कीप रिसाइकलिंग so that the inks are never static or stable। तो इससे
काफ़ी कुछ इंडस्ट्री में, नहीं तो जो मेंटेनेंस में टाइम लगता था वो काफ़ी कुछ अभी चेंज हो गया है। तो ये इन्वायरमेंट को कैसे हेल्प कर रही है? एनवायरनमेंट को ऐसा करता है कि जैसे आपका एग्जिस्टिंग प्लास्टिक जिसको डिकम्पोज करना थोड़ा हार्ड होता है, तो हम लोग वही प्लास्टिक को रीयूज़ किया जाता है। सो इट्स द सेम प्लास्टिक गेटिंग रीयूज्ड। आई डोंट नो द मोर टेक्निकल पार्ट एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, कि कैसे उसका प्रोसेस चलता है, बट हम्म। दैट्स द मिनिमम व्हाट वी कैन डू। और ये जो हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग होती है कि इट्स अ रिसाइकल्ड इंक, दैट्स इनफ फॉर अस। और ग्रेडेड कंपनीज है, आई थिंक दे मस्ट बी गोइंग थ्रू सर्टेन डेफिनेटली सर्टिफिकेशन। वो स्टैंडर्ड्स तो चलो उन्होंने मेंटेन 100% करे ही होंगे, बिकॉज pretty मच ऑस्ट्रेलिया में हमारे हर चीज़ के स्टैंडर्ड सेट करे ही हुए हैं इन्होंने। ऑन द अदर साइड आप पेपर का भी बोल रहे थे, इको फ्रेंडली पेपर इज मोर एक्सपेंसिव देन द स्टैंडर्ड वंस। करेक्ट। थोड़ा सा उस पे हमें एनलाइटन करोगे? रिसाइकल पेपर में प्रोसेस ज़्यादा लंबा होता है। हम्म। और मोस्टली अगर आप देखा जाए तो पेपर रिसाइकल ओवरसीज होते हैं। जी। वहाँ यहाँ से वहाँ जो श्रेडेड पेपर रहता है वो जाता है, फिर वहाँ पर उसका पेपर बनता है, फिर वापस आता है। और इसमें जो लेबर और कॉस्ट इंक्लूड होती है, तो दैट मेक्स इट मोर एक्सपेंसिव। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आज की डेट में कोई पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। यू विल बी सरप्राइज्ड। The last दैट्स company, I think, went down, I think, approx a year now. what was the reason this company went down? A lot of restrictions, because यहाँ पर जैसे एनवायरनमेंट को लेके काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है। पेड़ से ही आता है, फ्रॉम हम्म। द, तो कटिंग द ट्रीज एंड थिंग्स लाइक दैट। और ऊपर से द लेबर कॉस्ट कंपेयर टू और हाई। थाईलैंड, जहाँ से अभी आता है, थाईलैंड, चाइना, जहाँ से पेपर आता है, तो लेबर कॉस्ट भी काफ़ी एक्सपेंसिव है ऑस्ट्रेलिया में। हम्म। तो आई थिंक, एंड वर्ल्ड वाइड ऑस्ट्रेलिया इज नॉट इवन 0.1% market In production? for paper. Oh, for The paper, market right. for paper in Australia is not even 1%. So जो manufacturers है, they don't prefer, because they don't have any motivation to export to Australia rather than send it to Europe or Yeah, which is fair Asian enough. countries. हम्म। तो shipping companies भी काफ़ी limited हैं, और channels are very limited to get paper in Australia. तो उससे आपके बिजनेस पे क्या डिफरेंस आता है? लाइक एज यू मेंशन कि 1 साल पहले कंपनी बंद होगी, एज एन नॉर्मल प्रिंटिंग कंपनी आपको उस चीज़ का कुछ डिफरेंस दिखा? Lot of people, they start looking for different options. आपके एक दरवाज़ा बंद होता है तो आप दूसरा दरवाज़ा देखते हो। जब लोगों को प्रिंटिंग की कॉस्ट रैंडमली बढ़ने लगी, जी। द कॉस्ट यूज्ड टू गो हाई लाइक एवरी couple of weeks for more than 20%, 30% एवरी टाइम। तो हमारे लिए भी इसको सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। और कस्टमर को आप कैसे कन्विंस कर सकते हो कि एवरी अल्टरनेट मंथ आपके प्राइसिंग ऊपर जा रही है। बट एट वन पॉइंट हमको भी कस्टमर को एडुकेट करने पड़ा अबाउट द सिचुएशन। कस्टमर्स ऑल्सो डिड अंडरस्टैंड, तो वो भी अल्टरनेट्स को, दिस इज हाउ द डिजिटल मीडिया बिकेम मोर पॉपुलर। भाई एज अ बिजनेस ओनर आपको 18 साल हो गए, कोई भी ऐसी लर्निंग जो आप ऑडियंस के साथ शेयर कर सको कि ओके दिस इज द स्पेसिफिक थिंग यू हैव लर्नड ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स? टू एनीवन, एक्चुअली मैं जो भी ऑस्ट्रेलिया में हो या एनीवेयर इन द वर्ल्ड अगर बिजनेस कर रहा है, तो आई वुड से लाइक, एंड एवरीवन गोस टू दैट फेज, लाइक द फर्स्ट फेज इज लाइक यू हैव इनसिक्योरिटीज इन योर माइंड। आपको पता नहीं होता है कि फाइनेंशियल थोड़ी सी इनसिक्योरिटी रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपकी हैबिट हो जाती है। यानी दैट एंजाइटी और दैट स्ट्रेस keeps up with you at a point, like when you can avoid those things, you can have a better life, a work life balance जिसको बोलते हैं। Though we have the opportunity, but mentally, like, we lose that way. So what I will say is, ये country में आप कोई भी business करो, it is 100% is going to go good if you are ready to work hard. But साथ आप अपना वर्क लाइफ, जो फैमिली लाइफ है, उसको आप लूज नहीं करें, क्योंकि दिस कंट्री इज ब्लेस्ड इन सम वे कि यू कैन स्टिल हैव अ गुड डिसेंट इनकम एंड स्टिल हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर योर फैमिली। यहाँ थोड़ा हम मार खा गए, क्योंकि थोड़े से ट्रेडिशनल थे। इंडिया वगैरह का आपको पता है कैसे काम करने का तरीका होता है, तो इट टुक लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू रियलाइज। बट अगर समझो, इफ़ यू आर अराउंड 30s और समथिंग लाइक दैट, don't take it too seriously. The business, the customers will come.
your business is not going to go down, but make sure you have enough time for your health and for your family. Especially for younger entrepreneurs, स्ट्रेस मैनेजमेंट की कुछ आप बता सकते हो, स्पेशली जो बिजनेस का स्ट्रेस है, कैसे वो मैनेज कर सकते? देखो, नंबर वन, कंपनी स्ट्रक्चरिंग शुड बी करेक्ट. कंपनी स्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है जैसे कि डोंट वर्क एज अ सोल ट्रेडर. फॉर एग्जांपल, हैव अ प्रोप्राइटरी लिमिटेड कंपनी. तो आप एक ऐसा सोचें कि आपने एक आर्टिफिशियल इंसान को क्रिएट किया हुआ है. ये सारी प्रॉब्लम्स उस इंसान की है, सारे जो लाइबिलिटीज है वो भी उस इंसान की है. आप सिर्फ वहाँ पर एक जॉब कर रहे हो. आप सिर्फ अपना हार्ड वर्क कर सकते हो और यू कैन ओनली गिव योर बेस्ट. एंड ऑफ कोर्स, अगर इफ यू आर डूइंग योर बेस्ट वर्किंग हार्ड, तो यू कैन नॉट गो डाउन. देयर आर वेरी स्मार्ट वेज लाइक गेटिंग द फाइनेंसेस फ्रॉम द बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप पैसे ले लो. दोस्तों से पैसे नहीं लेके मारने का है भाई. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप ले सकते हो. थोड़ा बहुत आप अपने फील्ड का जो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आपको बैंक स्टार्टअप देती है. गवर्नमेंट के भी काफ़ी, विक्टोरियन गवर्नमेंट के भी काफ़ी इनिशिएटिव्स है फॉर द न्यू बिजनेसेस, स्टार्टअप्स के लिए. राइट. तो अगर आप थोड़ा वहाँ पर नेविगेट करो तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम देयर एज वेल. तो आपको ये, और अपनी सैलरी फिक्स रखो. आप अपनी कंपनी स्टार्ट करते हो तो डोंट गिव अप योर आवर्स एज, डोंट लाइक फॉरगेट टू कैलकुलेट योर आवर्स ऑफ वर्क. उस पर भी आप एक वैल्यू डालो और वो आप अपने कंपनी से रेगुलरली लेते रहो. जो आज के टाइम में इस इंडस्ट्री में या सर्विस इंडस्ट्री में स्टार्ट करना चाहे, उनके लिए कोई एडवाइस स्पेसिफिकली इफ दे वांट टू स्टार्ट इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री या कोई भी सर्विस इंडस्ट्री? कोई भी सर्विस इंडस्ट्री में यहाँ पर जो मुझे लगता है मोस्ट इफेक्टिव है तो वो है कस्टमर सर्विस. इस कंट्री में मैंने कस्टमर सर्विस बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर बहुत लैकिंग देखी है. आप बड़े शॉपिंग सेंटर में चले जाओ, आपको कोई अटेंड करने वाला नहीं होगा. और हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हम कस्टमर सर्विस में नंबर वन है. हमारे तो अतिथि भी देवो भव जैसा होता है. तो आई थिंक दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल दे शुड कीप. कोई भी कस्टमर हो, एंड दैट्स वेरी बेसिक, कि अगर आप काम कर सकते हो उसका या नहीं कर सकते हो, बी वेरी ऑनेस्ट, बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड रिप्लाई देम विद इन 2 hours. अगर आप फोन उठाना बंद कर दोगे या आप रिप्लाई देना बंद कर दोगे फॉर एनी रीजंस, तो यू आर नॉट ओनली गोइंग टू लूज अप द रिलेशन, योर बिजनेस, बट ऑल्सो लूज द रिस्पेक्ट. और बिजनेस में अगर आपका जबान की कीमत नहीं रही तो फिर भाई फिर कुछ रेपुटेशन नहीं रहती है. जो हम डिस्कस कर रहे थे कि आपका बिजनेस डाउन नहीं जाएगा, दैट्स वेयर योर बिजनेस माइट स्टार्ट गोइंग डाउन इफ यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग वेल. इफ यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग, देखो आप नहीं कर सकते हो. बहुत बार देयर कुड बी पर्सनल रीजन, जैसे फैमिली के कमिटमेंट्स की वजह से, या टेक्निकल रीजंस. कभी लाइट चली गई, पावर चला गया आपके पास, यू नो, आपने कोई चीज़ को, तो देर आर मेनी अनफोर्सीन सिचुएशन. तो इंस्टेड ऑफ हाइडिंग फ्रॉम दैट, आप लेट देम नो, because not answering is going to irritate and frustrate them more. लेट्स गो बैक इन टाइम, राइट? आज के टाइम जहाँ पे आपकी कंपनी है, you might have done mistakes, right? Over the period of years. If you can go back in time, आप क्या चीज़ डिफरेंटली करोगे that you think will help you grow? मैंने आपको पहले जैसे बताया कि वन मिस्टेक, एक इज लाइक नॉट गिविंग इनफ टाइम टू फैमिली. तो एक वर्क एंड लाइफ बैलेंस में मेरा थोड़ा सा खुद का बैलेंस गलत हो गया. Right. दूसरा, नॉट बी टू मच इमोशनल विथ योर वर्क. ये काफ़ी हर्ट करता है, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जी. जैसे डिज़ाइनर है, ओके, उसको आप अगर कोई सीन या थियरी या कुछ भी आप उसको देते हो, ही जनरेट्स अ वेरी गुड आर्ट वर्क, है ना. वो उसके हिसाब से अपने नॉलेज और अपने इमेजिनेशन को लेके वो बहुत ब्यूटीफुली आपके सामने चीज़ प्रेजेंट करता है. क्या होता है कि जब एक लेमैन आपको कुछ ऐसी चीज़ बताए और उस पे आर्ग्यू करे, बट जस्ट बिकॉज दे आर पेइंग, यू हैव टू डू, यू नो, बिकॉज ही वांट्स इट दैट वे, यू नो, यू आर किलिंग. तो ये काफ़ी इमोशनली डिस्टर्ब कर देता है काफ़ी डिज़ाइनर्स को. और उनका जो एक
क्या बोलते हैं ट्रेंड जैसा होता है ना, उसको ब्रेकअप हो जाता है। उसका नया नेक्स्ट आर्ट वर्क में वो खुद कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कैसे जाऊं, Right. कहाँ जाऊं। तो बेसिकली व्हाट आई वुड से कि डोंट गेट टू इमोशनल विथ योर वर्क। ओके, अगर किसी को अच्छी चीज़ नहीं पसंद आ रही और वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है जस्ट टू कीप देम, और समटाइम्स हो सकता है उसके अपने इमोशनल अटैचमेंट हो, कोई बचपन की याद। तो उस हिसाब से आई थिंक 2 चीज़ है, एक तो वर्क लाइफ बैलेंस एंड आई थिंक एक बी टू इमोशनल विथ योर वर्क। तो ये तो चलो भाई हुई सारी डिस्कशन अपनी बिजनेस पे, राइट। एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, फ्रॉम द डे प्रीटी मच आई मेट यू, इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 years हम एक दूसरे को जानते हैं, शिवम प्रिंटिंग का नाम कहाँ से आया? मैंने आपको 2 मिस्टेक्स बताई थी ना, एक इमोशन वाली। तो आई वॉज वेरी मच इंक्लाइन टूवर्ड्स लॉर्ड शिवा, मुझे बहुत विश्वास है उन पे। और तो जब भी मेरा कॉन्फिडेंस या मुझे ऐसा लगता है कि आई नीड बिट ऑफ लक, आई नीड बिट ऑफ पुश, या आई नीड बिट ऑफ स्ट्रेंथ, तो आई ऑलवेज वर्शिप हिम। तो मैं सोचा कि इनसे अच्छा नाम प्रिंटिंग में और किसका हो सकता है। और सेकेंडली कोइंसिडेंसेस, शिवा इज ऑल्सो गॉड ऑफ आर्ट, डांस हो गया या कोई एनी फॉर्म ऑफ आर्ट आप देखा है तो जनरेटेड फ्रॉम शिवा ओनली। तो मैं बोला अभी ना जिसके भरोसे पे चल रहे हैं उसी के नाम पे रखेंगे। डीप थिंकिंग है भाई, आई वुड से। डीप थिंकिंग, मेरे को काफ़ी क्रिटिसिज्म मिली थी, आई वाज सरप्राइज्ड कि लोग बोल रहे थे कि लुक्स लाइक अ नेम ऑफ टेम्पल या ऐसा करके, यू वांट मल्टीकल्चरल कंट्री है, डिफरेंट रिलीजन वाले लोग आपके पास आने से थोड़ा सा दे विल बी रिलेक्टेंट। बट सरप्राइजिंगली मेरे पास मुस्लिम्स और क्रिश्चियन कस्टमर्स, हिंदू कस्टमर्स से बहुत ज़्यादा है। अब जैसे हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि आपके पास डिफरेंट कम्युनिटीज आती हैं, इज इट फ्रॉम द डे वन या यू हैव टू डू समथिंग कि हाँ वो भी अट्रैक्ट आपकी तरफ उतना ही हो? बिकॉज मैंने यहाँ पे ये चीज़ देखी है, स्पेशली आपके बिजनेस का अगर नाम थोड़ा सा ऑजी टाइप ना हो, राइट, पीपल रिफ्रेन टू कम टू यू। बिकॉज द इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउ एक्सप्रेसिव योर बिजनेस इज। जैसे कि आप आपने उसको जैसे कैप्शन हो गया या क्या बोलते हैं वो, आप उसको कैसे एक्सप्रेस करते हो। नेम तो उसकी पहचान होती है, लेकिन हाँ, इफ़ यू आर हैविंग अ नेम लाइक रिलेटेड टू समवन यू आर इमोशनली कनेक्टेड टू, तो आदमी थोड़ा ज़्यादा पर्सनल हो जाता है इन दियर सर्विसेज, बिकॉज वो नहीं चाहता है कि जिस पे उसका विश्वास हो उसका नाम खराब हो। डेफिनेटली। तो इसके अलावा आई थिंक इट डजंट अफेक्ट, बिकॉज we print books for madrasas, we do calendars for the church, so no one has even bothered about the Jesus no Shivam. तो इसमें भाई जब आप सर्विसेज की बात कर रहे हो तो आप ये मैनेज कैसे कर रहे हो कि सर्विस आपकी बढ़िया रहे इसमें? एंड मतलब इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है, आई थिंक यू विल बी एबल टू आंसर बोथ टुगेदर। तो सर्विस के साथ साथ शिवम प्रिंटिंग बेसिकली ऐसा क्या डिफरेंट कर रही है दैट यू आर लॉट बेटर देन अदर्स? ओके, ये एक्चुअली मैं इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से काफ़ी बिजनेसेस को ये काम आ सकता है। एट द मोमेंट लाइक एनी अदर बिजनेस यू आर स्ट्रगलिंग विद द लेबर, ओके, एंड द कॉस्ट ऑफ लेबर एंड द कॉस्ट ऑफ एंड प्रोडक्शन। ये काफ़ी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। नाउ इतने चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में भी इफ़ यू हैव टू कीप अप विथ योर सर्विस स्टैंडर्ड्स, तो आई वुड से द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज कमिटमेंट। आप कमिटमेंट बहुत सोच समझ के दे किसी को, और ट्रांसपेरेंट रहे। किसी को ये बोलना कि आई विल गिव यू टुमारो एंड यू गिव हिम डे आफ्टर टुमारो, ही इज नॉट गोइंग टू अप्रिशिएट दैट। if you tell them you will get them day after tomorrow and you can give them tomorrow, they will be happy. So don't overcommit yourself and be very transparent, because everyone is going through the same problem, so they will understand. And don't be shy about telling your customer, sorry, I cannot do it until this, so I will be give them a proper deadline.
इससे मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बन रही है सेम चीज़ वहीं पे वापस जा रही है कि कम्युनिकेशंस अगर बढ़िया हैं देन देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम्स के कस्टमर के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हों। तो शिवम प्रिंटिंग कैसे स्टैंड आउट हो रही है? शिवम प्रिंटिंग फॉर श्योर ये रूल तो यूज़ कर ही रही है, इसके अलावा लेट्स से इन अदर वर्ड्स इफ आई से एज अ कस्टमर इफ आई एम कमिंग टू यू व्हाट शॉर्टेज आई हैव दैट आई विल गेट द बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट क्वालिटी? सबसे फर्स्ट थिंग तो ये है कि व्हाट वी आर वेरी नोन फॉर इज ट्रस्ट वर्दी। अनदर हमारा स्ट्रेंथ है, वी आर यूनिक विथ आवर सर्विसेज। व्हेन आई से यूनिक means the logo or artwork that we generate is completely different to what normally a person will do, going through a fixed templates or use things like Canva or many other platforms. We generate our own artwork. Third wise is the quality. When we print and when we produce, we make sure the theme or the finishing, the ambience is matching the production type as well. इसके लिए भी आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है कि हाउ दैट बिजनेस वांट टू एक्सप्रेस। जैसे कि एग्जांपल, आप क्रिकेट के मैदान में सूट कोट पहन के नहीं जाओगे। अगर आप टेक अवे खोल रहे हो एंड योर आर्ट वर्क इज गोइंग लाइक फाइन डाइन, इट्स नॉट गोइंग टू सपोर्ट इट। सो यू हैव टू चेंज। तो ये लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग होती है। आपके पास कोई भी आज तक ऐसा कोई ऑर्डर आया है विच इज़ फनीएस्ट एंड वियर्डेस्ट एट द सेम टाइम? सो आई हैड a very beautiful young lady coming to my shop and she was going for a party. वो एक पार्टी में जाने वाली थी जहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके एक फ्रेंड के साथ में मूव ऑन हो चुका था और उसको ऐसा एक्सप्रेस करना था कि इन योर फेस लाइक उसकी फ्रेंड को है कि यू आर यूजिंग माई यूज्ड स्लीपर या यू आर यूजिंग माई यूज्ड गारमेंट। तो उसने मुझे कैप्शन दिया, आई डोंट रिमेंबर द वर्ड्स, और वो टी शर्ट हमने प्रिंट की थी। तो होता है, ऐसा भी आते हैं लोग। अगर प्रिंटिंग पे ही हम बात करें और थोड़ी सी, भाई पूरे वर्ल्ड में अगर आपको कुछ भी ऐसा प्रिंट करने का मौका मिले, क्या चीज़ प्रिंट करोगे आप? अगर मुझे कुछ प्रिंट करना ही है वो भी फ्री में, तो आई वुड से भगवद गीता, क्योंकि आपकी जो भी जनरेशन है एक्स वाई या जो भी बोलो, तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट बुक दैट कैन गाइड यू थ्रू योर एनी सिचुएशन, या आपके एनी एज ग्रुप में हो, यू हैव ऑल द आंसर्स। तो I think that will be the ideal book I would like to print. So what you will do differently in that book which is not in the market, क्योंकि भगवद गीता भी मार्केट में है ऑलरेडी, आप क्या डिफरेंट करोगे उसमें? देखो, इट्स वेरी फास्ट, इट्स नॉट पॉसिबल मेरे लिए इस जन्म में, पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं पूरी गीता, लेकिन जैसे मैं उसको लाइक अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करूँगा, जैसे आजकल लोग नॉर्मली बात करते हैं जी। कि इनफैक्ट अगर आप देखो जो हिंदी वर्जन भी है, इतना सीधा नहीं है, इट्स नॉट एज सिंपल एज स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आई वुड मेक इट लिटिल बिट मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कम टू द मीनिंग सॉर्ट ऑफ थिंग, रादर देन, बिकॉज सर्टन लाइन्स तो ऐसी हैं कि उनकी आप हजारों मीनिंग निकाल सकते हो, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ओके, दैट्स एक्चुअली थॉटफुल कि स्पेशली नई जनरेशन के लिए इट विल बी हेल्पफुल, आई थिंक। हर जनरेशन के लिए भाई, जाने का टाइम आता तो भी गीता ही याद आती है। दैट्स करेक्ट। तो इसके साथ भाई लेट्स मूव टू प्रीटी मच लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड और दिस कन्वर्सेशन। शिवम प्रिंटिंग पे भाई आपका स्लोगन होगा कोई ना कोई, अगर आज आपको वो चेंज करना हो तो आप वो क्या स्लोगन रखोगे जो आपकी पर्सनालिटी को प्रेजेंट करे फ्रॉम द नेम ऑफ शिवम प्रिंटिंग? आई थिंक सबसे आइडियल होगा कि योर पार्टनर्स इन क्राइम भी बोल सकते हो या प्रिंट भी बोल सकते हो। दैट्स करेक्ट। तो आपको जो भी व्हाटएवर योर गोल्स आर,
whatever your business goals are in your life. And we would like to partner with you as your branding partner, as your printing partner, as your graphic partner, like n number of ways. एक चीज़ और दिमाग आ गई भाई, इसके साथ पक्का मैं इसके बाद रैप करूँगा। शिवम प्रिंटिंग को लेके फ्यूचर प्लान्स क्या देख सकते हैं हम? शिवम प्रिंटिंग तो जैसे अभी नई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो वी माइट मूव टुवर्ड्स द एलईडीज एंड एलईडी सॉर्ट ऑफ साइनेज. अभी एक न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है वेयर द 3D साइंस लाइक LED signs, or you can call a laser signs, they actually come out of the screen and they perform. I think that's the next thing what we will be looking at. It will take time. Apart from this, you'll be surprised, like with our same ethics and with our same principles, we are going to get into real estate industry very soon. So what we see, where the thing is, what I experience is lack of ethics, greediness, and lack of commitment towards the community to grow, uh, is actually hindering us to grow big in the real estate market, like other communities, Chinese or Greeks or Italians. You see, today's date, we can also do better. So yeah, that will be our next venture to get into real estate and property market. And with this, let's finish this episode by आज के लिए. Thank you so much for your time. नहीं भाई, थैंक यू आपको भी. यू आर डूइंग अ वेरी, आप जो काम कर रहे हो कम्युनिटी तक लोगों की आवाज़ पहुंचाना या सर्टन नॉलेज आप उन तक शेयर करने के लिए, ये जो आप प्लेटफॉर्म जो आपने बनाया है, इट्स अ वेरी हम्बल एंड इट्स अ वेरी, मैं कहूँगा कि अ गुड स्टेप फॉर एवरीवन. आई वुड से हैट्स ऑफ टू यू. That's a wrap up on another episode of Real Talks with Rohit Jachand. Huge thanks to Couple for sharing his journey. If you need top-notch printing services, check out Shivam Printing on social media and follow them. If you liked today's episode, do follow, like, subscribe, and share our channel. Until next time, stay inspired, stay creative, and as always, keep it real.